नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश नारनौलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था राजस्थान की सभ्यता, और राजस्थान की सभ्यता में हमने सबसे पहले देखी थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ अपन ने पढ़ा था, जो शेष रह गया वो पढ़ेंगे आज। तो देखो, पहले अपन थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं उसका कि अपन ने कल क्या क्या देखा था। थोड़ा फास्टली देखना। सबसे पहले अपन बात करें कि कालीबंगा का एक शाब्दिक अर्थ अपन ने देखा था। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द था। आपने कल देखा था, पढ़ा था कि कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, ये बात अपन ने कल पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि कालीबंगा की खोज किसने की। तो हमने देखा था कि कालीबंगा की जो खोज करने वाला था वो अमलानंद घोष था। प्रमाणिक रूप से अमलानंद घोष था। हमने देखा था सन 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में अनुमान लगाया था या प्रमाण दिए थे। और कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता किसे माना जाता है? अमलानंद घोष को। लेकिन एक अनुमानिक बात करें अपन तो यह व्यक्ति एलपी तेसीतोरी, कल इसके बारे में देखा था अपन ने। एलपी तेसीतोरी, एलपी तेसीतोरी, लुइस पी तेसीतोरी, इस व्यक्ति ने भी ये अनुमान लगाया था उन टीलों को देख करके कि यहां कोई ना कोई सभ्यता विकसित थी। सन की बात भी की थी अपन ने, आएगा नहीं कभी, लेकिन थोड़ा सा बात की थी अपन ने। ये है दोस्तों एलपी तेसीतोरी। उसके बाद इसके उत्खनन करता तो जो थे वो बीवी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर, 1961। ठीक। उसके बाद अपन ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ली थी। कालीबंगा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने कल देखी कि विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण जो हमें मिलते हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और हमने जो प्रमुख कृषि थी, प्रमुख फसलें जो थी कालीबंगा सभ्यता की, उनके बारे में भी चर्चा की थी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो फसलें कालीबंगा की हैं जो है, ठीक है, गेहूं है, सरसों है, चना है, कपास है। ये सब कालीबंगा सभ्यता की महत्वपूर्ण जो फसलें हैं वो थी। इनसे कालीबंगा सभ्यता के लोग परिचित थे। लेकिन दोस्तों, हमने कल एक बात पढ़ी थी, ये देखो, क्या बीच से कुछ डिवाइड हुआ दिखाई दे रहा है? यानी कि विश्व में जुते हुए खेत के प्रमाण सबसे पहले कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। लेकिन विश्व में सबसे पहले एक ही खेत में दो फसलें
या दो फसलें बोने की जो प्रमाण मिले हैं वो सबसे पहले कालीबंगा से मिले। ये देखिए, ये जौ और ये गेहूं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसके बाद कल हमने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, यानी एक गरीब सभ्यता थी, इसीलिए इसे एक दीनहीन सभ्यता भी कहा गया है। कालीबंगा एक गरीब सभ्यता, हालांकि थी नगरीय लेकिन गरीब सभ्यता थी। और उसके प्रमाण हमें कैसे मिलते हैं कि इस सभ्यता के जो मकान मिले हैं वो अधिकांश मकान ऐसे कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंटों के मकान है। ये कच्ची ईंटों के सर्वाधिक मकान मिले। इससे हमें यह प्रमाणित होता है कि उस सभ्यता के लोग गरीब थे। हालांकि सभी गरीब नहीं थे, लेकिन फिर भी उस सभ्यता के लोग गरीब थे, इसीलिए इस सभ्यता को ही दीनहीन सभ्यता कहा गया है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कपास। उस सभ्यता के लोग कपास से भी वाकिफ थे, ये अपन ने पढ़ लिया है, कपास मुख्य फसल थी यहाँ की। लेकिन एक बात हमने पढ़ी थी कि उस समय कपास को क्या कहा जाता था। उस समय कपास को क्या कहा जाता था? सिडन। सिडन उस समय कपास को कहा जाता था। और इसके एक प्रमाण और भी मिलते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। और दोस्तों, सूती कपड़ा हमेशा कपास से ही बनाया जाता है। ये कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जब हुआ था तो ऐसे अवशेष मिले थे हमें। ये कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के समय की फोटोज हैं। ऐसे थी कालीबंगा सभ्यता जब इसका उत्खनन हुआ था, यानी कालीबंगा सभ्यता ऐसी दिखाई देती। यानी हम इसमें देख सकते हैं कि जगह जगह मकान दिखाई देते हैं, जगह जगह हमें मकान दिखाई देते हैं। उसके बाद बीच में सड़कें दिखाई दे रही हैं, फिर मकान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर सड़कें दिखाई दे रही हैं, फिर मकान दिखाई दे रहे हैं। तो इससे अनुमान अपन लगा सकते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, अब आज आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम आगे। कल हमने बहुत कुछ देख लिया था इस सभ्यता के बारे में, और आज देखिए कालीबंगा सभ्यता में हमें दो टीले प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें दो टीले प्राप्त होते हैं, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। ऐसे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, दो टीले प्राप्त होते हैं। एक टीले से हमें मकान, कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त होते हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस सभ्यता के लोग गरीब थे। लेकिन उसी सभ्यता से हमें दुर्ग के अवशेष भी मिलते हैं। उसी सभ्यता से हमें दुर्ग के अवशेष भी मिलते हैं, यानी राजा जो लोग रहा करते थे वो तो दुर्ग में रहेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता से हमें दुर्ग के अवशेष भी मिलते हैं। और दुर्ग भी कैसा दोस्तों? दोहरे परकोटे वाला। विश्व में पहली बार दोहरे परकोटे वाला जो दुर्ग हमें प्राप्त होता है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ? कालीबंगा सभ्यता से। देखिए, दोस्तों, यह है जो पूर्वी टीला था उसकी इमेज आप देखिए। यह है राजस्थान
कि कालीबंगा सभ्यता के दुर्ग की जो फोटो कालीबंगा से हमें प्राप्त होती है वह फोटो आप देख सकते हैं यहां से कि हमें एक परकोटा दिखाई दे रहा है, हमें एक परकोटा दिखाई दे रहा है। और एक बार एग्जाम में आया भी था ये क्वेश्चन कि दोहरे परकोटे से घिरा दुर्ग कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा सभ्यता से। तो ये देखिए ये एक परकोटेबद्ध, यह दुर्ग एक परकोटेबद्ध है। तो हम कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में या कालीबंगा सभ्यता दोहरे परकोटे से घिरी हुई थी। भाई अभी हटाना है इसको थोड़ी देर के लिए। चलो अब देखिए कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, अब कुछ और बातें अपन कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करें तो हम देखें कालीबंगा एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी इस सभ्यता में माता की अधिक चलती थी, यानी स्त्रियों की ज्यादा चलती थी। यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, इसमें माता की अधिक चलती थी। उसके बाद बात करें कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं उनके बारे में, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अपन बात करते हैं थोड़ी सी। वहाँ के जो मकान थे हमने कल देख लिया था कि कच्ची ईंटों के थे, लेकिन कुछ और भी विशेषताएं उन ईंटों की थी, उन मकानों की थी जो अपन देखते हैं आज। देखिए कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। अब देखिए कालीबंगा सभ्यता के जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कालीबंगा सभ्यता एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और एक उनके मकानों की विशेष विशेषता थी, उनके जो मकान थे वो कुछ इस प्रकार से थे। देखिए दोस्तों उनके जो मकान थे वो कुछ इस प्रकार व्यवस्थित थे, यानी मकान है, इस तरफ सड़क है, इस तरफ सड़क है, इस तरफ सड़क, ये मकान है, इसके चारों तरफ सड़क है, ये मकान है, इसके चारों तरफ सड़क, यानी सुव्यवस्थित मकाने या वो जो नगर थे वो थे कालीबंगा सभ्यता के। उसके बाद उसकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर। कालीबंगा की सड़कें, कालीबंगा की सड़कें समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी। अब देखिए मकानों की बात करें तो इनके जो मकान थे, कालीबंगा सभ्यता के लोग जो थे ना, कालीबंगा सभ्यता के लोग एकदम शांति प्रिय थे। लोग क्या थे, शांति प्रिय। कालीबंगा सभ्यता के लोग
कैसे थे, एकदम शांति प्रिय। उसके प्रमाण देखो, जो इनके घर थे, कालीबंगा सभ्यता के लोगों के जो भवन थे, वो एक तो समकोण सड़कों पे थे। दूसरी बात करें तो इनके मकान की या इनके भवनों की जो दरवाजे थे या खिड़कियां थी, इनके दरवाजे या कह दें खिड़कियां, कालीबंगा सभ्यता के मकानों की खिड़की और दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। पीछे की तरफ खुला करती थी, जिससे इन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था, सामने से कोई आता नहीं था। पीछे से अपना गए बाहर और अपने आप अपना काम करके आ गए, यानी कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो अपन कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग एकदम शांति प्रिय थे। आगे बात करें, इनके मकानों की कुछ ऐसी विशेषताएं जो विश्व में केवल यहीं मिलती हैं। इनके मकानों की पानी की निकासी के लिए, इनके मकानों के पानी की निकासी के लिए जो इनके मकानों के पानी के निकास के लिए जो नालियां बनाई गई थी वो काष्ठ की थी। जो नालियां थी वो लकड़ी की थी, काष्ठ कह दो या लकड़ी कह दो, लकड़ी की थी। ठीक है, यानी कि लकड़ी की नालियां, कालीबंगा सभ्यता में विश्व की पहली ये सभ्यता है जिसमें लकड़ी की नालियां मिली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग बोल पूरा नहीं आ रहा आज। कालीबंगा सभ्यता के लोग विश्व की ऐसी सभ्यता है जहां मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग धार्मिक थे। इसके प्रमाण मिलते हैं हमें कि इस सभ्यता में हमें यज्ञ कुंड देखने को मिलता है, यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं। ये यज्ञ कुंड मिले हैं हमें यहां से। अग्निवेदिकाएं या यज्ञ कुंड मिले हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से, और वो भी एक नहीं 7। कितने? 7 यज्ञ कुंड। एक साथ 7 कुंड हमें इस कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से हमें और क्या क्या प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें लकड़ी के बैलगाड़ी मिली है। ये देखिए दोस्तों, लकड़ी की बैलगाड़ी मिली है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सभ्यता से लकड़ी की बैलगाड़ी मिली है, लकड़ी की बैलगाड़ी मिली है।
लकड़ी की बैलगाड़ी कौन सी सभ्यता से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता से हमें लकड़ी की बैलगाड़ी मिली है। आगे देखते हैं। देखो, अब कालीबंगा सभ्यता की कुछ और विशेषताएं अपन देखते हैं। कालीबंगा, इस सभ्यता के लोग जानवरों से भी परिचित थे। इस सभ्यता के लोग जानवरों से भी परिचित थे, जैसे घोड़ा था, उसके बाद अपन बात करें बकरी हुई या बैल हुए, ऐसी पशुओं से भी परिचित थे। लेकिन इस सभ्यता के लोग या इन सभ्यताओं के लोगों का सबसे प्रिय जानवर जो था वो था दोस्तों कुत्ता। यानी कुत्ता इस सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय जानवर था। कुत्ता इस सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर था और यह पालतू था। हालांकि जानवर तो अगर प्रिय होगा तो पालतू ही था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय जानवर कुत्ता है, तो दोस्तों आंसर में क्या रहेगा? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा के लोगों का सबसे प्रिय जानवर था कुत्ता। उसके बाद बात करें तो ये लोग ऊंट से भी परिचित थे। ये लोग ऊंट से भी परिचित थे। यानी कहा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग ऊंट से भी परिचित थे। इसके प्रमाण हमें मिलते हैं एक कब्र से। देखो, कालीबंगा सभ्यता में हमें ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग ऊंट से परिचित थे। चलो आगे देखते हैं। इस सभ्यता के लोग ऊंट से परिचित थे। अब और बात करें इस सभ्यता की, तो इस सभ्यता में यज्ञकुंड से के अवशेष मिले हैं, ये अपन ने देख लिया। इस सभ्यता में जो सबसे प्रिय जानवर था इस सभ्यता के लोगों का वो था कुत्ता। इस सभ्यता के लोग ऊंट से भी परिचित थे, ये भी अपन ने देख लिया। आगे देखो, हमने ये बात देखी कि इस सभ्यता में कहीं भी हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले, लेकिन एक दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह जो मिला है, स्वास्तिक चिन्ह हमें मिलता है या स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण हमें कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। अब स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है ये देखिए। जो अपन हर घर में ये है दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह, और ये हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं आगे। यहाँ जो चिकित्सा की व्यवस्थाएं थी वो भी बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं थी। इसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं। जैसे आजकल ऑपरेशन चलते हैं, उस जमाने में भी ऑपरेशन हुआ करते थे बिगर मशीन के, और इसकी जानकारी हमें मिलती है कि वहाँ से हमें एक नर कंकाल या नर की खोपड़ी मिली है, एक कपाल मिला है, जिसमें
कालीबंगा सभ्यता से हमें यह कपाल मिला है, कपाल की प्राप्ति हुई है, या ये खोपड़ी मिली है जिसमें, हाँ, ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष हैं, इसे कोई गंजे की खोपड़ी ना समझे भाई, ठीक है। हाँ, ये उत्खनन में मिले प्राप्त अवशेष हैं, गंजे की खोपड़ी नहीं है। तो देखते हैं, इस खोपड़ी में हमें 6 छिद्र देखने को मिलते हैं, यानी हमें तो क्या, जो उत्खनन करने वाले थे उनको मिले हैं। तो ऐसी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय बहुत ही बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था थी, और जो शल्य चिकित्सा की जानकारी हमें मिलती है, या शल्य चिकित्सा की जानकारी हमें मिलती है, वो कालीबंगा सभ्यता से मिलती है, क्योंकि 6 छिद्र खोपड़ी में मिले हैं। इसका मतलब इनको एक रोग हुआ करता था, हाइड्रोस्पेसिस। हाइड्रोस्पोसिस यह एक रोग था जिसका इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता था। इसका इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता था, और इस खोपड़ी में जो 6 छिद्र मिले हैं, उसके अनुसार अपन ने ये अनुमान लगाया कि उस समय ऐसे रोगों का इलाज था शल्य चिकित्सा द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। कालीबंगा, अब देखो, हमने देखा कि एक स्वास्थ्य चिन्ह मिला है, एक खोपड़ी मिली है, जिससे हमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय शल्य चिकित्सा का प्रभाव था, ठीक है। अब देखो, उस सभ्यता में हमें कुछ कब्रें भी मिली हैं, उस सभ्यता में हमें कुछ कब्रें देखने को मिलती हैं। कब्र देखने को मिलती है, उस सभ्यता से हमें कब्र देखने को मिलती है, या समाधि कह सकते हैं। अब देखो, कब्र भी उस सभ्यता में 3 प्रकार से मिली है हमें। उस सभ्यता की जो कब्रें हैं वो 3 प्रकार की थी। पहली जो कब्र मिली है उसमें ऐसे जो गड्ढा बना करके सीधा लेटा दिया गया, इसका मुंह इधर उत्तर की तरफ होता था, ठीक है, और दक्षिण की तरफ जो पैर होते थे, ठीक है। ऐसी व्यवस्थित कब्र हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलती है। दूसरी जो कब्र मिली है, कालीबंगा सभ्यता से दूसरी कब्र मिली है, उसमें उस मृत व्यक्ति को, उस कब्र से मृत व्यक्ति को ऐसे तोड़ मरोड़ करके एक जगह गोल कर दिया गया और उसको दफना दिया गया। दूसरे प्रकार की कब्र हमें ऐसे मिलती हैं। तीसरे प्रकार की कब्र जो मिली है, तीसरे प्रकार की जो कब्र मिली है हमें, उसमें मृत व्यक्ति के साथ गहने या कुछ बर्तनों के अवशेष भी मिले हैं। यानी तीसरी जो कब्र मिली है उसमें कुछ बर्तनों के अवशेष और कुछ गहनों के अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता में। ये देखिए दोस्तों, ये मृत व्यक्ति,
यहां कुछ गहने देखने को मिल रहे हैं अपने को, यहां कुछ गहने देखने को मिलते हैं और यहां कुछ बर्तन देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कब्रें भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कुछ एक आध कब्रें ऐसी भी मिली हैं जिसमें मृत व्यक्ति के साथ कुत्ते के हड्डियां या कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। कब्र में कुत्ते के कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में हमें मृत व्यक्ति की कब्र में किसी इंसान के साथ कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं, यानी कुत्ते की हड्डियां भी मिली हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय कुत्ते का कितना महत्व था इंसानी जीवन में। यानी इससे कहा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो पालतू जानवर था वो कौन सा था दोस्तों? कुत्ता। चलो उसके बाद देखते हैं, हाँ हमने ये चीज देखी थी कि उस समय के लोग, कालीबंगा सभ्यता के लोग पाषाण युग को पार करके धातु के युग में प्रवेश कर चुके थे। यानी धातु के औजार बनाना वो लोग जान चुके थे। और इसका प्रमाण देखो, ये कालीबंगा सभ्यता के लोग धातु के औजारों से भी परिचित थे। यानी धातु के औजार बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उस समय तांबे, इस सभ्यता के लोग तांबा या कांसा इन धातुओं से परिचित थे। और आगे देखें, इस सभ्यता से हमें लकड़ी की चूड़ियां मिली हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि इस सभ्यता का जो वास्तविक नाम है वो काले रंग की चूड़ियां हैं और यहां से मिल रही हैं लकड़ी की चूड़ियां। हाँ, इस सभ्यता से लकड़ी की चूड़ियां मिली हैं। जो वास्तविक नाम है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगा का, और वो एक नाम है। हालांकि वहां से काले रंग की चूड़ियां भी मिली हैं, लेकिन उसी सभ्यता से किसकी चूड़ियां भी मिली हैं? लकड़ी की चूड़ियां भी। और आगे देखें, इसी सभ्यता से हमें मृग भांड भी देखने को मिले हैं। इसी सभ्यता से हमें मृग भांड भी देखने को मिले हैं। इसी सभ्यता से हमें मृद भांड भी देखने को मिले हैं। अब दोस्तों हमने देखा था कि इस सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे। इस सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे। इसका प्रमाण मिलता है हमें, ये देखिए, तांबे का बेल की मूर्ति, यानी तांबे के
तांबे के बेल की मूर्ति हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यह सभ्यता नष्ट कैसे हुई थी। यह सभ्यता नष्ट कैसे हुई थी, इससे पहले एक बात ये देखें कि हमने जितने भी अभी फुटेज देखे हैं या जितनी भी बातें की हैं कि ये हमें तांबे के बेल की मूर्ति मिली है, मृदभांड में मिले हैं, इस सभ्यता से हमें वर्तमान तंदूरी चूल्हा, वर्तमान जो तंदूरी चूल्हा है, ऐसे अवशेष भी मिले हैं। वर्तमान में जो हमारे तंदूरी चूल्हा चलता है, ऐसे चूल्हे कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने काम में लिया करते थे। अब देखो और अपन थोड़ी सी बात करें तो इस सभ्यता की अपन बात करें कि यह सभ्यता कौन सी सभ्यता से प्रभावित थी, तो थोड़ा सा देखें कि यह सभ्यता मध्य एशिया की, या इस सभ्यता के लोगों की बात करें तो इस सभ्यता के लोग मध्य एशिया से अपना व्यापारिक संबंध रखते थे। मध्य एशिया में इस कालीबंगा सभ्यता के लोगों का व्यापार था और इसका प्रमाण हमें मिलता है यह तंदूरी चूल्हे। मध्य एशिया में ऐसे ही तंदूरी चूल्हे मिलते हैं जैसे हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब या तो मध्य एशिया के लोग कालीबंगा आया करते थे या कालीबंगा के लोग मध्य एशिया जाया करते, क्योंकि आज की तरह इंटरनेट तो था नहीं कि फुटेज देख लिए और बना लिया, वीडियो देख लिया या बना लिया। नहीं, अगर कोई व्यक्ति बाहर से यहाँ आएगा तभी हमें पता लगेगा कि वहाँ के लोगों का जो खान पान है वो कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। तो मध्य एशिया के लोगों के जैसे ही चूल्हे, वहाँ जैसे तंदूरी चूल्हे बनाए जाते थे, वैसे ही तंदूरी चूल्हे हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इससे यह है, अब कोई व्यक्ति जो है इधर से उधर इतनी दूर टाइम पास करने के लिए तो जाएगा नहीं या आएगा नहीं। तो अगर व्यक्ति दूर से आ रहा है, जैसे अपने यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, क्यों आए? व्यापार करने के लिए। तो संभवतः ये कहा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं कि इस सभ्यता में हमने देखा था कि कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी एक बात क्लियर है कि इस सभ्यता के लोग बलि प्रथा से परिचित थे। यानी इस सभ्यता में बलि प्रथा चलती थी, या बलि प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। बलि प्रथा के प्रमाण हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। अब देखिए हमने एक बात कही थी कि उस सभ्यता में या कालीबंगा सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन एक बात पर गौर किया था कि यह सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। मातृ सत्तात्मक यानी इस सभ्यता में माता की परिवार में चलती थी, ना कि पिता की। जो और सभ्यताएं अपन कुछ पढ़ेंगे उसमें पितृसत्तात्मक सभ्यताएं भी अपने को देखने को मिलेगी, लेकिन यह सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। इसका प्रमाण देखिए, यहाँ मंदिर नहीं मिले हैं लेकिन यहाँ सिक्के मिले हैं।
सिक्के मिले हैं, यहाँ जो सिक्के मिले हैं उनमें दोनों तरफ, एक तरफ तो दोनों तरफ की बात करें तो एक तरफ तो देवी की या देवी का चित्र देवी का चित्र यानी कहा जा सकता है कि स्त्री का चित्र मिला है, और दूसरी तरफ चिता के या का चित्र मिला है। यानी कुछ सिक्के मिले हैं इस सभ्यता से हमें, जिसमें एक तरफ तो देवी का यानी स्त्री का और दूसरी तरफ चिता के चित्र मिले हैं। आगे देखिए, अब लास्ट में बात करते हैं अपन कि यह सभ्यता नष्ट कैसे हुई। तो इस सभ्यता के लोग कैसे नष्ट हुए? यह सभ्यता प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हुई थी दोस्तों। यह सभ्यता प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हुई थी, और अधिकांश जो अनुमान लगाया जाता है वो यह लगाया जाता है कि यह सभ्यता भूकंप से नष्ट हुई थी। यह सभ्यता भूकंप से नष्ट हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व में पहली बार भूकंप के प्रमाण या भूकंप के साक्ष्य हमें कौन सी सभ्यता से देखने को मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अब ये अनुमान कैसे लगाया कि सभ्यता भूकंप से नष्ट हुई थी, या हमें सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के प्रमाण मिले हैं? तो देखो, इस सभ्यता के उत्खनन से, चलो देखिए, कालीबंगा सभ्यता से जो हमें मकानों के साक्ष्य मिले हैं, उनकी दीवारों में ऐसे दरारें मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता की जो दीवारें हैं उनमें दरारें मिली हैं। उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता भूकंप से नष्ट हुई थी या तहस नहस हुई थी। यानी भूकंप के प्रमाण हमें सबसे पहले कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कि यह सभ्यता से जो प्रमाण हमें मिले हैं, जो साक्ष्य हमें मिले हैं, जो अवशेष हमें मिले हैं, वो हमें कहाँ से देखने को मिली? वर्तमान की बात करें तो हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हो चुकी है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हो चुकी है। कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार द्वारा सन 1985-86 में
राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना सन 1985-86 में की और ये सब जितने भी अवशेष हमें मिले हैं वर्तमान में उस संग्रहालय में हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के अंत में अपन एक बात करेंगे कि एक बार आरपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट बात करते हैं अपन कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी, कौन सी दोस्तों, तीसरी राजधानी किसने कहा? किसने कहा था? किसने कहा था? ध्यान रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो दोस्तों ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता यहाँ समाप्त होती है अपनी। जितना पढ़ाया है शायद कालीबंगा सभ्यता से कुछ भी बार एग्जाम में नहीं जाएगा। इसे आराम से 2 या 3 बार पढ़ें और देखें। धन्यवाद। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।